वो समझे या ना समझे मेरे जज्बात को, मैंने तो वायरल कर दिया उनकी इस बात को। हमने तो दिन में किया था फॉरवर्ड वो मैसेज और शहर में नफरत फैल गई रात में। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य को जो कभी झुकता नहीं, कभी डरता नहीं, कभी हारता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है हमारे इस खास शो में सत्य की विजय में, जहां हम आपको दिखाते हैं 100% रिसर्च के साथ खबर, क्योंकि बिना रिसर्च के आप असली खबरों से दूर हो जाते हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आजकल देश में ज्यादातर लोग कर रहे हैं। आपके फोन पर मैसेज आए और आप बिना सत्यता जाने, उसका सच जाने, उसे अपने सभी जानने वालों और कई बार नहीं जानने वालों को भी फॉरवर्ड कर देते हैं। इसलिए सावधान रहिए। अगर आपके फोन में कोई मैसेज भेजकर फॉरवर्ड करने के लिए बोले तो सबसे पहले मैसेज को पूरा पढ़ें, समझें और फिर फॉरवर्ड करें, क्योंकि आपकी सावधानी ही हमारे समाज में भाईचारा कायम रख सकती है। देश में पिछले कुछ सालों से हेट स्पीच के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, कभी सोशल मीडिया के जरिए या फिर कभी सियासी मंच से। शब्दों के ऐसे बाण चलाए जा रहे हैं जिससे हिंसा और उन्माद हो, मजहब के नाम पर लोगों के जहन में जहर घोला जा रहा है। लेकिन अब सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारी कर ली है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या है सरकार की तैयारी हेट स्पीच पर निपटने की। ये देखते हैं हम लोग हेट स्पीच पर सरकार की तैयारी क्या है। हेट स्पीच पर सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार हेट स्पीच को लेकर एक सख्त कानून बना रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को ध्यान में रखकर ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सरकार की तरफ से एक ड्राफ्ट तैयार हो रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो है उनको ध्यान में रखा जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हर पहलू को भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि अक्सर बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। ये ड्राफ्ट जल्दी ही सार्वजनिक राय के लिए पेश किया जाएगा। पहले सार्वजनिक राय के लिए पेश किया जाएगा, फिर उसके आगे उस पर काम होगा। इस तरह का बात हो रही है। लोगों को पता रहे कि जो वो बोल या लिख रहे हैं वो कानून के दायरे में है या नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी लोग समझते नहीं है, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नफरती कंटेंट डालने वालों पर भी होगा एक्शन। उन पर एक्शन होगा जो नफरती कंटेंट डाल रहे हैं, जो हेट स्पीच की बात कर रहे हैं, हेट की बात कर रहे हैं। कानून के तहत हेट स्पीच की परिभाषा तय की जाएगी कि किसे कहा जाए कि ये हेट स्पीच है। कानून के दायरे में होगा सभी तरह का कंटेंट। उस कंटेंट पर बात होगी कि क्या ये कानून के दायरे में आता है, क्या हेट स्पीच में हो सकता है। और संभावना इस बात की है कि मानसून सत्र में, जो जुलाई में शुरू होने की संभावना है, उसमें सरकार बिल ला सकती है। सरकार के हेट स्पीच के खिलाफ कानून बन जाने से उम्मीद है कि हेट स्पीच पर काफी हद तक लगाम लग जाएगी, क्योंकि हेट स्पीच के खिलाफ हमारी कानून की किताब में कानून तो पहले से है, लेकिन वो 1860 का कानून है। ऐसे में मौजूदा कानून को बदलने की काफी जरूरत है, जिससे समाज में शांति और भाईचारा कायम हो। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर इस कानून के दायरे में कौन कौन होगा, कैसे होगा, कानून के दायरे में क्या होगा। कानून के दायरे में क्या होगा ये देखिए। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंसा फैलाने वाली स्पीच को ही हेट स्पीच माना जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इंटरनेट पर पहचान छिपाकर झूठ और आक्रामक विचार फैलाना भी हेट स्पीच के दायरे में होगा, जो आजकल बहुत सारे लोग करते हैं कि वो अपनी पहचान को नींद दिखाते हैं और करते हैं। भेदभाव और नस्ली भाषा को भी हेट स्पीच के दायरे में रखा जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है कि क्या इसको रखा जा सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुलेगा, क्योंकि ऐसा मान रही है सरकार कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। यूजर्स द्वारा फैलाई गई फेक न्यूज से पल्ला नहीं झाड़ सकेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहते हैं कि ये यूजर्स ने लिखा था और उनका कोई इसमें बात नहीं है। इसको लेकर बात चल रही है। ये सारे कानून के दायरे में आएगा, उस पर काम करेंगे। हेट स्पीच आज पूरे देश के लिए किसी नासूर से कम नहीं। आज हम आपको नेताओं और मंत्रियों का कोई बयान नहीं सुना रहे, क्योंकि ये मुद्दे आपसे सीधे तो जुड़े ही हैं, लेकिन अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स इस तरह की हेट स्पीच पर चलते हैं।
जनता का मन क्या है, आपका मन क्या है, ये आप खुद तय कीजिए। लेकिन न्यूज इंडिया आपसे अपील करता है कि आप नफरत फॉरवर्ड ना करें। जहाँ पे अगर सोशल मीडिया का लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं तो उसके पीछे एक प्रॉपर ट्रैकिंग होनी चाहिए, कौन क्या पोस्ट कर रहा है, कौन कैसे बयान दे रहा है, और बहुत बायस चीज़ होनी चाहिए, मतलब किसी एक तरफा नहीं होनी चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। कानून तो एक बनाना ही चाहिए, लेकिन ये भी है जो लोग इसका गलत उपयोग कर रहे हैं उन पे भी एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उनके बैकग्राउंड के हिसाब से उन पे नहीं कार्रवाई होनी चाहिए। पे सरकार को कानून बनाना चाहिए जिससे जो लोग सोशल मीडिया पे नफरत फैलाते हैं उन पे लगाम लग सके और कानून सख्त होना चाहिए। पास एक मैसेज आया, उसे फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहे हैं, कर दूं क्या? रुको भाई, पहले इसको पढ़ो समझो, उसके बाद फॉरवर्ड करना, कहीं नफरत फॉरवर्ड ना हो जाए। नफरत फॉरवर्ड ना करें। हेट स्पीच का जमाना चल रहा है, लगातार हेट स्पीच हो रही है और उससे बहुत सारी गड़बड़ियां समाज में हो रही हैं, हम देख रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, परिचय करवाएं, उससे पहले बात करते हैं आज के सवाल की। हमारे आज का सवाल है कि क्या हेट स्पीच पर कानून बनाने से बंद हो जाएगी उदयपुर जैसी घटनाएं? आप हमें अपने राय ट्विटर के जरिए हाँ और ना में दे सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल है न्यूज इंडिया 24/7। इसी मसले पर हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़ रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट, देश का जाना पहचाना नाम पवन दुग्गल साहब और लेखिका और इन्फ्लुएंसर स्वप्निल पांडे। साथ ही रात 8:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव, एक गंभीर चर्चा के लिए। यहाँ पर हेट स्पीच नहीं है, दंगा नहीं है और गर्मा गर्म तमाशा नहीं है, लेकिन एक गंभीर चर्चा करेंगे। पवन दुग्गल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वप्निल पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दुग्गल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 24/7 पर। आपको इसलिए तकलीफ दी, इसलिए याद किया कि कुछ गंभीर बात करना चाहते थे, कुछ समझना चाहते थे कि ये जो सारा हो रहा है और सरकार जो प्लान कर रही है, इसका क्या मायने है? देखिए, सरकार का तो उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं ये जो फेक न्यूज है, जो हेट कंटेंट है, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सके। अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर हम पाते हैं, देखते हैं, तो पाते हैं कि भारत के पास ना तो कोई फेक न्यूज संबंधी कानून है, ना ही कोई हेट न्यूज संबंधी कानूनी प्रावधान है। साइबर स्पेस के संदर्भ में भारतीय दंड संहिता के प्रावधान है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज इंटरनेट ने आपको अनोनिमिटी का एक विशाल तोहफा दे दिया है और आप उस अनोनिमिटी के पर्दे के पीछे छुपकर जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि साहब आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि हमारी जो कंट्री में जितनी सारी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो तमाशबीन बन के रह गए हैं। उनको जितना दायित्व कानून उम्मीद करता है कि वो निभाएंगे, वो नहीं निभा रहे। और उसका कारण है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो उन्हें रोकता है। श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सर्विस प्रोवाइडर्स को कहा कि हे सर्विस प्रोवाइडर, तुम जज मत बनना, आप इंतजार करें जब तक आपको अदालत से ऑर्डर ना मिले या सरकारी एजेंसी से ऑर्डर ना मिले, तब तक कोई कंटेंट को रिमूव ना करें। उस फैसले का दुरुपयोग ये सर्विस प्रोवाइडर्स करने लग गए और यही कारणवश है कि आज प्लेटफॉर्म्स पर हेट स्पीच लगातार चलती रहती है और ये सर्विस प्रोवाइडर्स कुछ नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि साहब आपका सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इंतजार करिए। तो इस जो हमारे कानूनी प्रावधान है उसको बदलना पड़ेगा। इस दिशा को मद्देनजर रखते हुए अब सरकार कुछ कानूनी प्रावधान लेकर आ रही है। सर, इसमें एक चीज और समझना चाहता हूं आपसे। आपने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर सुप्रीम कोर्ट के बहाने से काम नहीं कर रहे। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है कि काम नहीं कर रहे? वो तो एक अलग इशू है। क्या कुछ सर्विस प्रोवाइडर या कुछ मौकों पर या कुछ लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइडर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस हेट स्पीच को, इस सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए? देखिए, जब आप सोशल मीडिया पर आज जाते हैं तो आपको तो लगता है केवल प्लेटफॉर्म है। वास्तविक तौर पर ये प्लेटफॉर्म नहीं, सर्विस है, क्योंकि आपको ये सुविधा प्रदान करते हैं कि आप जो कुछ भी कहना चाहें उसका प्रकाशन हो सके, उसका ट्रांसमिशन हो, और ये जो प्रोवाइडर्स होते हैं ये आपको प्रकाशन और ट्रांसमिशन में सहायता प्रदान करते हैं। लिहाजा ये बिचौले या इंटरमीडियरी बन जाते हैं भारत की सूचना
प्रौद्योगिकी कानून में। अब कानून ने कहता है सेक्शन 79(2)(c) भारत का आईटी एक्ट कि आप कृपया ड्यू डिलिजेंस करिए अब जब भी आप अपनी ड्यूटीज का निर्वाह करते हैं। अब वो ड्यू डिलिजेंस करते नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुछ मत करें। हालांकि अब आईटी रूल्स 2021 आ चुके हैं और उसका भी पालन ये नहीं कर रहे, डिस्पाइट द फैक्ट कि रूल 7 कहता है कि अगर आप आईटी रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो वो एक दंडनीय अपराध है और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब इन रूल्स को और सख्त करने का प्रयास सरकार कर रही है ताकि इनको विवश कर सके। आज अगर इन प्लेटफॉर्म्स पर घृणा का, हेट का एक अंबार आ चुका है और ये तमाशबीन बने हुए हैं, तो कानून की कभी मंशा नहीं थी कि तमाशबीन बने रहे। इसलिए उनको विवश किया जा सके और लोगों को कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सके ताकि वो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाकर समाज में जहर ना खोलें। इस दिशा में सरकार कुछ कार्यान्वित करना चाहती है अपने कदम और कुछ प्रावधान लाना चाहती है। जी दुग्गल साहब, आपसे कानून के बारे बारीकियों को मैं समझूंगा। स्वप्निल पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, राइटर हैं और बड़ी इन्फ्लुएंसर के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, यानी सोशल मीडिया का एक अलग तरीके का इस्तेमाल भी आप कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया के फ़ायदे नुकसान दोनों तरह की चीज़ है, इसके बीच में एक बारीक दीवार है। इस बारीक दीवार के साथ कैसे चला जा सकता है? या जैसे समझें कि सरकार कह रही है कि कानून सख्त कर देंगे, तो क्या जो फ़ायदे हो सकते थे उनका भी नुकसान होगा? नमस्कार विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस शो में बुलाने के लिए। आपने सही कहा कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, राइटर हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। उसका मतलब है कि जो भी मैं बातें करती हूँ समाज के बीच में या पब्लिक के बीच में, उसका प्रभाव समाज पे पड़ता है। पर मैं एक अलग तरह की इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं खुद को सोसाइटल इन्फ्लुएंसर कहती हूँ। अगर आप मेरे जो वीडियोज हैं या मोटिवेशनल स्पीचेस जो मैंने दी हैं और जी, कई यूनिवर्सिटीज में, अमिटी यूनिवर्सिटी है, इसरो जैसी संस्था में भी मैं स्पीचेस दे चुकी हूँ। पर जो मेरी स्पीचेस आप देखेंगे कि हेट स्पीच या समाज में डिविजन नहीं क्रिएट करती हैं, वो समाज को जोड़ने का काम करती हैं। सर्व धर्म संभाव, जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, मैं एक फौजी बैकग्राउंड से आती हूँ, 14 साल मुझे खुद फौज में हो चुके हैं, तो जो भी मैंने इस समाज से सीखा है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। मैं अपना काम जिम्मेदारी से कर रही हूँ। अगर मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ तो मैं उस इन्फ्लुएंसिंग का काम जिम्मेदारी से, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, उससे कर रही हूँ। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ एक नागरिक होने के नाते, फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो इस्तेमाल कर ही रही हूँ, बट उस एक नागरिक होने का कर्तव्य भी जिम्मेदारी से निभा रही हूँ जी। अब जब आप बारीक दायरे की बात करते हैं, वाकई में बहुत ही बारीक दायरा है फ्रीडम ऑफ स्पीच में और हेट स्पीच में, जो कि समाज में दरार पैदा करने का काम कर सकते। यहाँ पे जो लोग भी बातें कर रहे हैं और सरकार, जैसे आप कह रहे हैं कि सरकार कानून लाने जा रही है, अगर आपने मेरी राय मांगी है तो बहुत ही जरूरी है इस तरह का कानून, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक फौजी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ और 14 साल में देखिए विजय जी, मैं ऑलमोस्ट पूरा इंडिया रह चुकी हूँ, 2-2 साल 3-3 साल, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर जैसी सेंसिटिव जगहों पे भी रह चुकी हूँ, जहाँ पे कम्युनल जो डिसहार्मनी के इंसिडेंट्स नॉर्मली इन्हीं स्टेट से आते थे। बट उसी स्टेट में रहते हुए फौजी कैंटोनमेंट्स में कभी भी कम्युनल डिसहार्मनी की इंसिडेंट मैंने 14 साल में तो नहीं देखी है। उसका कारण ये है कि डिसिप्लिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा होता है। आपकी हर बात बर्दाश्त कर ली जाएगी, पर अगर आपने डिसिप्लिन और इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ किया है तो आप पे सख्त से सख्त कार्रवाई होती है। मैम, एक चीज़ समझना चाहता हूँ जी, आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि आपकी बात सब लोग सुनते हैं, बहुत सारे लोग आपकी बात सुनते हैं, मैंने देखा कि आप बड़े बेहतर इन्फ्लुएंसर है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर की बात पहुँचने में और एक हेट्रेड फैलाने वाले मैसेज में रफ्तार में वो 100 टाइम्स ज़्यादा होती है? एक हेट्रेड स्पीच, एक हेट्रेड वाला जो मैसेज है वो इतनी तेज़ी से फैलता है कि जब तक आपको खबर मिलती है तब तक वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। और स्वप्निल जी देश को समझाने में 14 साल से लगे हैं, उसको समझने में ही हमको देर लगती है। अरे क्या समझना इनसे?
हाँ जी, हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है विजय जी? इसका जिम्मेदार तो आम जनता ही है। जी। हम सरकार से प्रश्न पूछते हैं, हम गवर्नेंस और सिस्टम जो प्रोवाइड कर रही है, ब्यूरोक्रेसी है या जुडिशरी है, हम उस पे सवाल उठाते हैं। बट एक नागरिक से सवाल कौन पूछता है? एक नागरिक से सवाल पूछने का हक यहाँ पे क्यों है? देखिए, मैं पूरी 14 साल से फौज में रह के, आप फौजी बन जाते हो, फौजी माहौल में रह रही हूँ, तो हमारे यहाँ हमारा बेस एसेंस एरिया है कि आप अपनी ड्यूटी, नेशन कम्स फर्स्ट, देन कम्स योर मेन एंड देन कम्स यू। बाढ़ है, तूफान है, कोई प्राकृतिक आपदा है, हमें क्यों बुलाया जाता है? सेना पे भरोसा क्यों करती है देश? क्योंकि उनको पता है कि ये उसी भूकंप में जी मैडम का शायद कनेक्शन थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है। दुग्गल साहब, एक और बारीक बात आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। बात है कि एक सरकार कानून ला रही है, सख्त कानून ला रही है, आप भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो। लेकिन ये सख्त कानून, ये हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच का के बीच में भी एक बारीक दीवार है। अब सरकार तय करती है या दुग्गल साहब तय करते हैं, दुग्गल साहब बैठे हुए हैं कि ये तो हेट स्पीच थी और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब जो मालिक ऊपर बैठा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। अब वो जो ऊपर वाला सब देख रहा है, वो तय करता है कि विजय त्रिवेदी ने हेट स्पीच की थी या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और ये उसके, माफ़ कीजिए, ज़्यादातर बार ऐसा होता है कि वो उसके चेहरे, उसकी पहचान, उसकी बहुत सारी चीज़ों से तय होता है। देखिए, कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि हम अल्टीमेटली अगर एक कोई गाइडिंग लाइट हम सबके सामने है जी, तो वो है भारत का संविधान। जी, भारत का संविधान हम सबको एक मौलिक अधिकार देता है अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जी, धारा 19(1) में। लेकिन साथ ही साथ धारा 19(2) में आपको स्पष्ट कह देता है कि आपकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है वो संपूर्ण एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर अंकुश लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं उन कुछ चुनिंदा। लेकिन आप पहचान की वजह से अंकुश लगाएंगे? मुझे नहीं लगता कि पहचान की वजह से अंकुश लगेगा। अगर आप हेट कुछ चीज डिसेमिनेट कर रहे हैं जी, और अल्टीमेटली आपको प्रिंसिपल अडॉप्ट करना है कि इसका असर समाज पर क्या पड़ने वाला है जी, अगर उसका असर सकारात्मक है तो वो हेट स्पीच बिल्कुल नहीं है जी, लेकिन अगर उसका असर नकारात्मक है या वो कहीं ना कहीं दो विभिन्न कम्युनिटीज को या दो विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स को प्रोत्साहित करता है कि वो एक दूसरे के साथ भिड़े, लड़ाई करें, झगड़ा करें, तब वो डिस्टिंक्टली हेट स्पीच के दायरे में आ जाता है। और हेट स्पीच में क्लियरली लिखा है कि साहब, अगर आप किसी को बिलो द बेल्ट मारेंगे, ना केवल वो डेफेमेशन माना जाएगा, कहीं ना कहीं हेट स्पीच के भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स सामने आ जाएंगे। तो अब इंतजार है कि सरकार किस तरीके से हेट स्पीच को डिफाइन करती है। नहीं सर, मैं भारत का माफ कीजिए सर, मैं आपसे जो बात समझना चाहता हूं कि कुछ लोगों का आरोप यह है, आपने जो बात की वो तो 100% ठीक है कि हेट स्पीच को फैला रहा है, सोसाइटी को तोड़ रहा है, जो भी कर रहा है ट्रेड, उसमें तो किसी को आशंका ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का या समझ लीजिए कुछ कम लोगों का ये आरोप है कि ये तय आप एक खास पहचान के साथ करते हैं। कुछ लोग हैं जो वही बात कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, कुछ लोग हैं जो उससे कम या उतनी ही बात कर रहे हैं या हो सकता है उससे ज़्यादा बात कर रहे हो तो आप तुरंत एक्शन ले लेते हैं। ये जो बात है वो आपके कानून को, आपके संविधान को, आपकी मंशा को थोड़ा सा शक के दायरे में लाती है। इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं ये आप मुझे समझाइए, या सरकार को आप क्या राय देंगे कि नया कानून लाएं? तो भाई साहब इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। देखिए, कानून आप जो भी लाएं जी, आप उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करें, कानून को कागजी घोड़ा ना बनाएं। और क्योंकि कानून अंधा है, कानून को अंधा ही रहने दीजिए, चाहे वो किसी प्रकार के समुदाय के व्यक्ति विशेष क्यों ना हो। अगर आप हेट न्यूज या फेक न्यूज या हेट कंटेंट को डिसेमिनेट, प्रकाशित या प्रसारित कर रहे हैं, तब आपको उसी कानूनी परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, चाहे आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से या किसी और पर्टिकुलर समुदाय से क्यों ना है। तो यहाँ पर फोकस कानून का कम और उसकी इन्फोर्समेंट पर ज्यादा हो जाएगा, और वो इन्फोर्समेंट का दायित्व सरकार का होगा। तो एक तो कानून स्पष्ट लेकर आए, कानून सख्त होना चाहिए, उसके अंदर डेटरेंट इफेक्ट होना चाहिए,
कानून का ये भी नहीं मतलब होना चाहिए कि आप लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करें। जी। आप उन्हें स्वतंत्रता जरूर दें, लेकिन जब वो कोई व्यक्ति जो लक्ष्मण रेखा को पार करके दूर चला जाता है और समाज को, किसी और समुदाय को टारगेट करता है, तब लाजमी सी बात है उस जी। कानून के दायरे में उसको लाना चाहिए, उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करना चाहिए। लेकिन अभी बहुत शुरुआती दौर है, हमें मालूम ही नहीं है कि कानून क्या आ रहा है, कानून में ठीक क्या है। परिभाषाएं आने वाली हैं जी। और उसमें क्या प्रावधान आने वाले हैं। जी, स्वप्निल जी, जो बात दुग्गल साहब कह रहे हैं उसी बात पर मैं चाहता हूं कि लक्ष्मण रेखा जो है, वो लक्ष्मण रेखा को एक मोटिवेशनल स्पीकर तय कर सकता है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? मेरी चिंता ये है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर जो लक्ष्मण रेखा बनाता है कि भाई साहब आपकी अभिव्यक्ति की जो दायरा है, लक्ष्मण रेखा, वो यहाँ तक है, वहाँ हम क्यों नहीं रुकते हैं? क्यों बार बार उससे निकल रहे हैं और उसमें ज़्यादा हीरो समझते हैं? विजय, मैं वही कहूंगी कि एजेंडा चल रहे हैं, प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, क्योंकि मैं खुद इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। मैं यही काम कर रही हूँ। मेरा प्रोफेशन है मोटिवेशनल स्पीकर, राइटिंग। मैं वर्ड्स के थ्रू, जिन पे इतनी चर्चा हो रही है, समाज में कुछ मैसेज पहुंचाने का काम करती हूँ। मैं बहुत आराम से आपको कह सकती हूँ कि ये प्रोपेगेंडा है। कुछ लोग सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए भी ये काम करते हैं। कुछ लोगों के दिल में जो भय है और जो डर है, उसको अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आज की डेट में तो सबसे आसान है, जैसे आपने मेंशन किया कि आप जो हेट्रेड वाले कंटेंट होते हैं वो वायरल जल्दी होते हैं। उसका कारण यही कि वो भय पे, जो एक इंसान की जो एक इनहेरेंट टेंडेंसी होती है भय और डर और सर्वाइवल की, उस पे अटैक करते हैं, तो समाज बहुत जल्दी अस्थिर हो जाता है। इसके अलावा देखिए, एक पॉइंट मैं जो अनकन्वेंशनल है और अभी तक की डिबेट में मैंने कहीं नहीं सुना, मैं कहना चाहूंगी, मैं मेंशन करना चाहूंगी अपनी तरफ से कि विदेशी ताकतें भी इन्वॉल्व होती हैं इन चीजों में। भारत जैसा संप्रभु शक्तिशाली देश, जिसकी सारी सीमाएं आज की डेट में दुश्मनों से घिरी हुई हो, चाहे वो चाइना LOC है या LAC है, पाकिस्तान चाइनीज बॉर्डर पे हमारे दुश्मन दिन रात खड़े हैं। और अगर हम लोगों को यहाँ बैठे बैठे लगता है कि हमारे देश में अनरेस्ट की कोई घटना होती है, हेट स्पीच की कोई घटना होती है, जिससे समाज में, भारतीयों के बीच में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में अगर डिवीजन क्रिएट हो रहा है और इसमें विदेशी ताकतें नहीं इन्वॉल्व है, इसमें ISI नहीं इन्वॉल्व है, या जो भी एजेंसीज हैं विभिन्न तरह की, तो मुझे लगता है कि ये शायद एक बहुत बड़ी फैंटेसी है कि हमको लगता है कि हमारे देश का मुद्दा है और इसमें पैसे नहीं लगाए जा रहे हैं। ठीक है, ये सभी जब मेरे जैसा इंसान बात करेगा, वो आवाज बहुत लोगों तक नहीं पहुंचेगी जी। बट अगर जैसे नुपुर शर्मा है, उनका एक बयान, नहीं, मैं व्यक्ति की बात ही नहीं करना चाहता, नुपुर शर्मा हो कोई हो, क्योंकि मैं व्यक्ति पर हम लोग चर्चा नहीं करते, हम एक पूरे सिस्टम पर एक बात करना चाहते हैं। दुग्गल साहब, मुझे पता है कि आपको निकलना है, जाना है, हमें भी ब्रेक पर जाना है, लेकिन एक छोटी सी बात जो स्वप्निल जी ने कह दी, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? लक्ष्मण रेखा से ज्यादा हम तो सीमा पार चले गए हैं, कैसे रोकेंगे? कहीं ना कहीं आपको अपने गिरबान में खुद झांकना होगा जी। और आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि हमें कहां तक, किस हिसाब तक इसको कंट्रोल करना है। ये बात, लेकिन सर, हम तो सीमा पार से बिना बंदूक चलाए मार रहे हैं ना, वो तो ज्यादा चिंता की बात है। यही कारण है जी, यही कारण है क्योंकि आज इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है जी। और आज जो साइबर आक्रमण होते हैं या साइबर वॉर होता है, वो इसी तरीके से सॉफ्ट स्किल के माध्यम से लोगों की मानसिकता को जहरीला बनाने के लिए किया जाता है। तो आज स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स लगे हुए हैं कि जो भारत की लगातार ग्रोथ हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं आप रोड़े अटकाएं। और इसलिए हमें इसकी ट्रांसनेशनल जो कैरेक्टर है उसको नकार हम नहीं सकते, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा इंटरनल होमवर्क अच्छा होगा, अगर हम कानून के सख्त प्रावधान लाएंगे और इफेक्टिवली उसको एनफोर्स करेंगे, तो बाहर की ताकतें भी 4 बार सोचेंगी कि अगर हमारी नेमिंग और शेमिंग हो गई तो उसका असर हमारे औचित्य पर, हमारे पोजीशन पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया दुग्गल साहब। बार फिर बात करते हैं आज के सवाल की। आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या हेट स्पीच पर कानून बनाने से बंद हो जाएगी उदयपुर जैसी घटनाएं? आप हमें अपनी राय ट्विटर के जरिए दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी, लेकिन उससे पहले देखते हैं कुछ ट्वीट्स हमारे पास आए हुए हैं।
मधुकर जी ने लिखा है, आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल हिंसा फैलाने के लिए किया जा रहा है। ये मधुकर ने ट्वीट किया है, आज सोशल मीडिया का इस्तेमाल हिंसा फैलाने के लिए किया जा रहा है। प्रिया पाठक ने लिखा है कि लोग सोशल मीडिया में वायरल हो रहे कंटेंट को बिना सोचे समझे वायरल कर रहे हैं। ये प्रिया का ट्वीट है कि जिसमें बिना सोचे समझे लोग वायरल को कर रहे हैं कंटेंट को। देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बने नए नियम के बाद कंपनियों ने भी कुछ एक्शन लिया है, लेकिन मौजूदा समय में इतने भर से काफी नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर नए आईटी नियम के बाद कंपनियों ने क्या एक्शन लिया है। सोशल मीडिया कंपनियों का 3.25 लाख से ज्यादा पोस्ट पर एक्शन लिया गया है। फेसबुक को 3 करोड़ शिकायतें मिली हैं, उसमें 80% स्पैम से जुड़ी हुई हैं। इंस्टाग्राम ने 20 लाख पोस्ट पर एक्शन लिया है। 20 लाख पोस्ट पर इंस्टाग्राम ने भी एक्शन लिया है। कू जो नया हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आया है, उस पर 54,000 विवादित पोस्ट पर कार्रवाई की गई है। गूगल को भी जो शिकायतें मिली हैं उन पर भी काफी बड़ी संख्या में मामला किया गया है और आपत्तिजनक पोस्ट पर एक्शन लिया जाएगा। विदेश से की गई पोस्ट की भी जानकारी आपको देनी होगी सोशल मीडिया पर। कॉपीराइट को लेकर भी होगा और देश में सीसीओ और पीआरओ आपको नियुक्त करना पड़ेगा। ये बहुत सारे नए काम होंगे उसमें। हर महीने शिकायत और कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होगी। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। योगेंद्र जी, वैसे तो इन दिनों आम और लीची का मौसम चल रहा है जी। मुझे नहीं पता कि आप क्या खाते हैं कि आपकी जुबान में हमेशा ही मिठास रहती है, लेकिन जो माहौल बना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और देश में वैसे उसमें जो है मिठास की बात तो अलग है, कड़वाहट बढ़ती जा रही है। क्या वजह है? विजय भाई, हमें 2 चीज़ों में अंतर करना होगा। देखिए, कोई भी बड़ा समाज होता है, उसमें सब तरह के लोग होते हैं, सरफिरे होते हैं, ऊटपटांग बात करने वाले लोग होते हैं, घृणा पालने वाले लोग होते हैं, कड़वी बात करने वाले लोग होते हैं, नकारात्मक लोग होते हैं। दुनिया में हर समाज में हमेशा 5-10% इस तरह के सरफिरे पगलेट किस्म के लोग हुआ करते हैं। ये एक सामान्य और शाश्वत समस्या है, दुनिया में हमेशा रही है जी। दूसरी जो समस्या है, और आज हमें बातचीत में उस पर फोकस करना चाहिए, वो ये है कि जहाँ घृणा फैलाने का धंधा चलता है जी, जहाँ आप घृणा इसलिए नहीं फैलाते क्योंकि आप सामान्यतः एक घृणा फैलाने वाले व्यक्ति हैं, आपके मन में नकारात्मक भाव आते हैं, वो नहीं। जब आपको लगता है भैया इससे तो मेरा नफ़ा होगा, इससे मेरी दुकान चलेगी, इससे मैं आगे बढ़ूँगा, इससे मेरा कैरियर बढ़ेगा। आज जो हमारे देश में हम देख रहे हैं वो ये समस्या है जो कि अब एक राष्ट्रीय रोग का स्वरूप ले रही है और पूरे देश की एकता को तोड़ने के ऊपर तुली है। पूरे देश को खतरा उस सामान्य 5-10% पगलेट से नहीं है। देश को खतरा इसलिए है इस वक्त कि चाहे इसका बिजनेस, चाहे आप ये मीडिया में देख लीजिए, मीडिया एक किस्म का धंधा है इसका, और उस धंधे से भी सबसे बड़ा धंधा है राजनीति। जब लोगों को ये लगता है कि भैया मैं जितना घृणा फैलाऊंगा उतना मेरा कैरियर बढ़ेगा, वहाँ समस्या शुरू होती है जी। चाहे आप कपिल मिश्रा जी को ले लीजिए, जिन्हें जानने का मुझे सौभाग्य मिला था, ठीक है, और मैं जब उन्हें जानता था वो व्यक्ति इस तरह की बातें कभी नहीं करता था, सामान्य बातें करते थे जैसे आप में जैसे लोग किया करते हैं। और आज जब मैं उन्हें काम करते हुए देखता हूँ तो मुझे स्पष्ट होता है कि हाँ भाई, इन्हें समझ आ गया है कि अगर मुझे अपना कैरियर आगे ले जाना है तो मुझे ऐसे ही काम करने होंगे। न्यूज़ चैनल हैं विजय जी, जिसका आपको अनुभव है, मुझे भी अनुभव है, और हम जानते हैं कि न्यूज़ चैनल में आए हुए लोग
इतने गिरे हुए लोग नहीं है सामान्यतः। इनमें से कई लोगों को हम जानते हैं, किसी का नाम लेके मैं बात नहीं करूंगा, नाम पर हम चर्चा ही नहीं ऐसा करते नहीं सर, है कि मैं नाम व्यक्ति पर के रूप चर्चा में करना गिरे नहीं हुए चाहता। हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग केवल घृणा की बात करना जानते हैं, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को तथ्य नहीं पता। हकीकत ये है कि इन लोगों को ये समझ आ गया है कि भैया टीआरपी तो इसी चीज से मिलेगी, तो नेता को नेतागिरी मिलेगी, अखबार वाले को, मीडिया वाले को प्रमोशन मिलेगा, एडिटरशिप मिलेगी, वो एंकर बनेंगे, प्रसिद्ध होंगे। ये असली समस्या है। इस वक्त देश में जो घृणा की आंधी चल रही है वो सामान्य आंधी नहीं है, वो घृणा का धंधा पनपने की वजह से हुई है। और मुझे कहना पड़ेगा दुख के साथ कि ये धंधा इसलिए पनप रहा है कि इसको ऊपर से वरद हस्त है। जो सत्ता की शीर्ष से जब घृणा को वरद हस्त होता है तो चलती है घृणा। हकीकत ये कि ये राजनीति की पैदाइश है। जी, राजनीति की पैदाइश है। मैं आपकी इस बात को काफ़ी हद तक मानता हूँ, मैं इस पर मतलब कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात समझना चाहता हूँ मैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि जितनी बात योगेंद्र जी ने कही है वो बात ठीक है, लेकिन और वो लोग जिम्मेदार हैं जो घृणा फैला रहे हैं, जो हिट कर रहे हैं, अपना नफ़ा धंधा कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? जी जी, शायद योगेंद्र जी का कनेक्शन टूट गया है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फेक न्यूज़ के जरिए देश में बड़े पैमाने पर माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। आज ऐसे सैकड़ों साइट्स हैं जो फेक न्यूज़ की दुकान चला रही हैं। फेक न्यूज़ पर चला चाबुक और फर्जी खबरें और राष्ट्र विरोधी पोस्ट पर एक्शन क्या हो रहा है, इसको हम लोग देखते हैं। जी योगेंद्र जी, आवाज़ मिल रही है आपको मेरी? इस वाले पे नहीं करना जो मैंने अपना उन्होंने वहां से किया। हाँ, मेरे पर्सनल। योगेंद्र जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? इसमें जी बिल्कुल साफ अब आ रही है। विजय भाई बताइए। मैं ये जानना चाहता था सर कि आपने जितनी बात कही कि इस तरह घृणा फैल रही है, पॉलिटिकल लोग, एंकर, मीडिया, सब लोग जिनका आपने जिक्र किया वो अपनी अपनी दुकान फैल के लिए ये कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि योगेंद्र जी जैसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मिठास भरी बात करते हैं, लेकिन वो बहुत सेलेक्टिव होते हैं। जब एक कोई ग्रुप कोई हेट स्पीच करता है और उसका नुकसान किसी दूसरे समाज को उठाना पड़ता है, तब ये स्पेसिफिक योगेंद्र जी की बात नहीं है, कुछ लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं वो चुप हो जाते हैं, उस समय बोलते नहीं हैं। लेकिन कभी कोई एक समाज, एक ग्रुप कुछ हेट स्पीच करता है तो उसके खिलाफ पूरा का पूरा एक समाज, माहौल बनाया जाता है और वो जो है वो ट्रिगर पॉइंट की तरह से काम करता है। बहुत सारे लोग उससे नाराज होते हैं। विजय भाई, इस तरह की बात मैं सुनता हूं और मैंने इसके बारे में देखा। कभी कभी मुझे इसमें एक सच का अंश प्रतीत होता है, और सच का अंश ये है कि हमारे सेकुलर दोस्तों में, और जिसमें मैं अपने आप को भी गिनता हूं, एक भावना आती है कि भाई इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है। तो फिर मैं अपने कई सेकुलर दोस्तों को देखता हूं कि वो अल्पसंख्यकों के साथ खड़े हो जाते हैं, स्वार्थ की दृष्टि से नहीं, आदर्श की दृष्टि से कि भाई जो कमजोर है हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। फिर दूसरा कदम आता है कि अच्छा उसकी जरा बात है, वो अगर कुछ गलती भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा चुप हो जाऊं उसके प्रति। तो उसमें एक फिसलन आनी शुरू होती है। ऐसा मैंने कुछ समय देखा था, खास तौर पे 80-90 के दशक में मैं देखता था कई सेकुलर दोस्त मुस्लिम समुदाय की तरफ से, मुस्लिम समुदाय भी नहीं, मुस्लिम ठेकेदारों की तरफ से जो गलतियां होती थी उसके बारे में चुप रह जाते थे। जैसे ये जो शाहबानो वाला मामला था, जो बिल्कुल एक स्पष्ट मिसाल है, जबकि इस देश के सेकुलर लोग जिस चीज़ के बारे में उन्हें खुल के बोलना चाहिए था उसके ऊपर चुप हो गए, उस तरह की चीज़ों को उन्होंने होने दिया। लेकिन ये कहना कि इसकी वजह से देश में ये हो रहा है, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध घृणा का प्रचार इसलिए हो रहा है कि इस देश के कोई 100, 200, 500, 1000, 10,000 सेकुलर लोगों ने कुछ एक बात कह दी, ये तो इतनी हास्यास्पद चीज होगी कि आप इस पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? अल्पसंख्यकों की घृणा की बात नहीं कर रहा। इस देश के सारे सेकुलर लोग मिलकर भी अगर कुछ कहना शुरू करें।
अल्पसंख्यकों की घृणा की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो लोग एजेंडा फैलाते हैं, एजेंडा करते हैं, चलाते हैं, वो लोग मेरे जैसे लोगों को, जो आम आदमी है, जो अनपढ़ है, जो गांव का है, उसको ये समझाते हैं कि देखो भैया ये जब बात हो रही है तब तो योगेंद्र जी चुप बैठे हैं या विजय त्रिवेदी चुप बैठे हैं या जो भी सज्जन हैं जिनको आपने सो कॉल सेक्युलर कहा, लेकिन जब वो घटना हुई तो ये सब लोग खड़े हो गए। मैं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात नहीं कर रहा, कोई वो पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है, कोई और तरीके की बात भी हो सकती है, तब ये होता है। यदि इसको स्पेसिफिक आज की घटना पर करें तो जैसे मैं ये आरोप भी बहुत सुनता हूँ, ये आरोप भी मैं बहुत सुनता हूँ विजय भाई। जी जी आप बोलिए। जी जी आज की किस ये अक्सर कहा जाता है कि देखिए जब मुसलमानों ने ये किया तब आप कुछ नहीं बोले। अब हकीकत तो ये है कि वाकई पिछले कुछ सालों के बारे में तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, समस्या सेलेक्टिवली बोलने की नहीं है, समस्या सेलेक्टिवली सुनने की है। मैं जैसे कश्मीरी पंडितों के बारे में जो अन्याय हुआ, कम से कम पिछले 10 वर्षों से तो मैं देख रहा हूं इस देश का हर सेकुलर व्यक्ति, अपनी व्यक्तिगत बात मैं नहीं कहना चाहता, मैं तो कर रहा हूं, मैं तो उस समय भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, लेकिन मैं ज्यादातर लोगों को, अपने दोस्तों को देखता हूं कि कश्मीरी पंडित के सवाल पे सब लोग बोल रहे हैं। जी जो बताया जाता है कि फला जगह, मुझे अक्सर कई बार फेसबुक पे पूछा जाता है, ट्विटर पे पूछा जाता है, फला जगह पे एक हिंदू का मर्डर हुआ, आप क्यों नहीं बोले? फला जगह पे एक हिंदू महिला के साथ ये हुआ, लेके भाग गया, आप क्यों नहीं बोले? मैं उसका एक कारण सिंपली बता देना चाहता हूं। एक तो खैर किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं कि देश में हर चीज पे बोले। किस विषय पे आप बोलते हैं? आप उस विषय पे बोलते हैं जो एक अपराध हो, सामान्य नहीं, सामान्य से बड़ा अपराध यदि होता है, इस देश में इतना बड़ा देश है, हर अपराध पे हर व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता। हर अपराध जो हिंदू मुसलमान का हो, चाहे हिंदू शिकार हो या मुसलमान शिकार हो, हर एक चीज पे बोला नहीं जाता है। आप उस घटना पे बोलते हैं जो ज्यादा नृशंस हो, जो एक तरह से मानवीयता को हिला दे, जो क्षुब्ध करने वाली घटना हो, जैसे उदयपुर की घटना हुई। ये ऐसी घटना है जो कि क्षुब्ध कर देती है आपको, या जम्मू में उस बच्ची के साथ जो हुआ था, वो घटना अपने आप में ऐसी है जो आपको इतना क्षुब्ध करती है, विचलित करती है कि एक इंसान के रूप में आप बोलते हैं। या फिर आप ऐसी घटना पे बोलते हैं जहां जो व्यक्ति शिकार है उसके साथ कानून, प्रशासन और सरकार न खड़ी हो, उसके विरुद्ध सत्ता खड़ी हो जाए, वहां बोलते हैं। जैसे कल गुना में जो घटना हुई है, एक आदिवासी महिला को, सहरिया महिला को खुल्लम खुल्ला जला दिया गया दबंग लोगों द्वारा। अब उसकी वीडियो बना रहे हैं एक जलती हुई महिला की। अब ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है जी, इसीलिए मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान के ऐसे में तो हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि एक तरफ आमतौर पे हिंदू मुसलमान के संदर्भ में ही बोला जाता है, सारी बात जो होती है 100 में से 90 बार हिंदू मुसलमान की होती है, लेकिन मैं एक अलग संदर्भ लेके समझा रहा हूं कि जब ऐसा हो जहां आपको लगे कि एक तरफ व्यक्ति है जो कि शिकार है और दूसरी तरफ लोग चुप्पी बना के बैठे हैं, या ऐसे कई मामले हुए। आपको मैं पहलू खां का मामला याद दिलाता हूं। क्या हो रहा है, वो व्यक्ति जयपुर से आ रहा है, एक पशु मेला से बाकायदा सरकारी रसीद लेके अपने घर के लिए दुधारू गाय लेने के आ रहा है। बहरोड़ में उसको रोका जाता है, मारा जाता है, वीडियो बनाया जाता है, वीडियो के द्वारा लिंचिंग होती है। तो ये अपने आप में एक ऐसी नृशंस घटना है जो कि व्यक्ति बोलेगा। लेकिन उसके बाद राजस्थान के तत्कालीन गृह मंत्री कहते हैं क्या हुआ इसमें, क्या बुरी बात है, ऐसा तो हो जाता है, दोष तो इस आदमी का था, गड़बड़ तो ये कर रहा था, तब बोलना पड़ता है। तो जो तमाम लोग मेरे से पूछते हैं आप इस पे क्यों नहीं बोले, आप उस पे क्यों नहीं बोले, आप यूं क्यों नहीं बोले, उनको मैं कहना चाहता हूं भाई, या तो घटना ऐसी हो जो नृशंस हो, या ऐसी घटना जहां सत्ता, पुलिस, प्रशासन पीड़ित के साथ खड़े होने की बजाय अभियुक्त के साथ खड़ा हो, वहां बोला जाता है। अब सर ऐसा हो सकता है ममता बनर्जी के प्रशासन में कई बार ऐसी घटनाएं हुई, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी में किसी एक प्रोफेसर को पकड़ के अंदर कर दिया गया, हम सब लोगों ने बोला उसके बारे में। नवीन पटनायक ने एक लेखक को पकड़ा जो कि बीजेपी का समर्थक था, हम सब लोगों ने उसके बारे में बोला। बाहर आने के बाद उस व्यक्ति ने फिर हमें गाली देनी शुरू की। ठीक है, उनका धर्म है ऐसा करना, लेकिन ऐसे पे बोलते हैं। लेकिन सर कुछ लोग ऐसा बोलेंगे ना, फिर जब आपने पहलू खां का जिक्र किया उस घटना में, आपने जितना बोला सब कुछ सच है, लेकिन आपको पहलू खां याद आए, फिर मेरे बहुत सारे कुछ जो मित्र हैं, आपके भी मेरे भी, वो बोलेंगे योगेंद्र जी को पहलू खां की घटना तो याद आ गई,
पालघर की घटना याद नहीं है आपके प्रोग्राम में? तालघर की घटना के बारे में जो मेरे को पता था, हालांकि वो होते ही हम सब ने कहा था गलत है, उस घटना के बारे में बाद में जितना भी पता लगा वो घटना ऐसी नहीं थी जिसमें कि सत्ता पुलिस प्रशासन मिलके विक्टिम के साथ खड़ा नहीं हुआ, जो प्रताड़क के साथ खड़ा हुआ। हालांकि जब वो घटना हुई थी हम सब लोग बोले थे जहां जहां ऐसी घटना होती है, मैं पहलू खां वाली घटना का चूंकि जिक्र हुआ तो सारी किस्सा बता देता हूं। ठीक है, वो बात मैं तो कहा कि इस तरह से चर्चा होती है कि वो जो बात सेलेक्टिव घटना की जांच ठीक से नहीं हुई, सब लोगों को जमानत मिल गई। सेलेक्टिव हो तो आप बताइए ना, आप मुझे बताइए उस तरह की घटना जहां इस तरह से खुल्लम खुल्ला वीडियो बना के किसी को मारा जाए, प्रदेश का मंत्री कहे कि मारने वालों की कोई गलती नहीं है, उनको कुछ महीने में जमानत मिल जाए और 2 साल के अंदर केस खारिज हो जाए, सब लोग बरी हो जाएं। ठीक है, ऐसा, और इसके बारे में देश के सोचने वाले लोग ना बोलें। आप मुझे ऐसी कोई मिसाल दीजिए। जी सर, एक एक्सट्रीम अभी और हुआ। आज मैं पढ़ रहा था अखबार में कि जो मामला आया ये उदयपुर की घटना का, और सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने एक ओरल एक्सप्रेशन उस पर दिया, ओरल कमेंट किया। उसको लेकर आज मैंने देखा कि जज साहब ने कहा है कि उनको भी धमकियां मिल रही हैं, कुछ शिकायतें हो रही हैं, कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। ये जो एक्सट्रीम है इसको आप कैसे देखते हैं दोनों चीज़ों पर? क्या जो ओरल ऑब्जर्वेशन किया गया था वो ठीक था, पहली बात, और दूसरा जो आज हो रहा है उसको तो खैर कोई वो सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आप दोनों चीज़ों पर आप राय रख सकते हैं। एक बात मैं कहूंगा जो शायद काफ़ी लोगों को पसंद ना आए, मेरे अपने दोस्तों को पसंद शायद ना आए। मैं नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट के जज उपदेश दें, मैं चाहता हूं वो आदेश दें। भाषण आप न्यूयॉर्क में जाके कितना सुंदर देते हैं, उस भाषण से इस देश के एक व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होगा। आप आने के बाद आदेश अपने ऑर्डर में पॉइंट नंबर 1, 2, 3 क्या लिखते हैं, उससे फायदा होता है। आज मैं देखता हूं इस देश में, और मुझे बहुत दुख होता है ये देख के, कि न्यायपालिका अपनी सारी वाणी का प्रयोग भाषण देने में करती है। जैसे इस देश में हुआ करता था ना, वित्त मंत्री बजट देते थे, बजट में सबसे सुंदर डायलॉग किसानों के लिए देते थे, पैसा एक नहीं देते हैं। तो मैं कहता था भैया फंडा मत दो, फंड दिया करो। इसी तरह से इस देश के न्यायाधीश उपदेश न दें, आदेश दें। और ये ओरल ऑब्जर्वेशन और ये सब कुछ कहना, नुपुर शर्मा के बारे में सब कुछ कह दिया, लेकिन ऑर्डर के अंदर एक शब्द नहीं लिखा उसके बारे में। जहां तक नुपुर शर्मा जी का मामला है, मेरी अपनी समझ है, नंबर 1, नुपुर शर्मा जी ने जो किया वो आपराधिक कृत्य था जी। नंबर 2, उस आपराधिक कृत्य की सजा देने का अधिकार किसी को भी सड़क पे नहीं है जी। ये न्याय व्यवस्था का काम है जी। इस देश में 50 जगह उनके खिलाफ FIR हो जाए, वो बिल्कुल बेकार बात है। अगर वो कहती हैं कि मेरी 50 FIR को एक जगह लाके मेरा ट्रायल किया जाए, ये उनका एक स्वाभाविक अधिकार होना चाहिए जी। और जब तक वो अपराधी साबित नहीं हो जाती, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। वैसे उनकी सही जगह जेल में है, लेकिन जेल में भी उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए इस देश के नागरिक के नाते। ठीक है। तो जो जजेस ने कहा वो मेरी दृष्टि से गलत बात नहीं थी, लेकिन जजेस को ये बात वहां कहने का कोई खास फायदा नहीं है। और जजों को बाद में धमकी देना, और ये मतलब एक नुपुर शर्मा के बारे में बोल दिया, तो किस तरह की जजों को धमकी मिली, तो मैं समझता हूं इससे और कुछ तो नहीं, कम से कम जुडिशरी को थोड़ा आइडिया लगा होगा कि इस देश में हम जैसे लोगों को क्या कुछ सुनना पड़ता है हर रोज, शायद थोड़ा संवेदनशीलता बढ़ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको कि आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया और अपना वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे पूछा था कि क्या हेट स्पीच पर कानून बनाने से उदयपुर जैसी घटनाएं बंद हो जाएंगी। इस पर हमें लोगों की राय मिली है। %67% लोगों ने हाँ के पक्ष में राय दी है कि यदि कानून बन जाएगा तो 67% लोग समझते हैं कि ऐसा हो सकता है। 33% लोगों का कहना है कि कानून बन जाने के बाद भी उदयपुर जैसी घटनाएं कम नहीं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं, और नफरत को फॉरवर्ड मत कीजिए प्लीज़। शुभ रात्रि, नमस्कार, शब खैर।
भाई मेरे पास एक मैसेज आया है, उसे फॉरवर्ड करने के लिए बोल रहे हैं, कर दूं क्या? रुको भाई, पहले इसको पढ़ो, समझो, उसके बाद फॉरवर्ड करना, कहीं नफरत फॉरवर्ड ना हो जाए।